हेलो एवरीवन। आज के प्रीमिक्स सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के 5 MCQs। आपको इनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है सभी क्वेश्चंस का, एंड मुझे बताना है आउट ऑफ 5 आपका स्कोर क्या रहा। अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्टेटमेंट में आपको कोई भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल हेल्प यू आउट। स्टार्ट करेंगे, बट एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। रैपिड रिविजन राउंड फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 बैच 2 इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 8 अप्रैल। आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। एडमिशंस ऑलरेडी ओपन है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो दिए गए नंबर पे आप रीच आउट कर सकते हैं या ईमेल आईडी पे आप हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज पर्टेनिंग टू INA, दैट इज इंडियन नेशनल आर्मी। 3 स्टेटमेंट्स दिए, 1, 2, 3, और पूछा है बताइए दिए गए स्टेटमेंट्स में से कितने, हाउ मेनी आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो लिखा है इंडियन नेशनल आर्मी हैड फाइटिंग ब्रिगेड्स इन द नेम ऑफ गांधी, आजाद एंड सुभाष। दूसरे में लिखा है इंडियन नेशनल आर्मी के स्लोगन्स थे जय हिंद एंड दिल्ली चलो। तीसरे में लिखा है कि रासबिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के फॉर्मेशन में फाउंडेशनल रोल प्ले किया। अब आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो INA की अगर हम बात करें तो आपको पता है इसकी फाउंडेशन सितंबर 1942 में सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह ने रखी। INA या आजाद हिंद फौज को बेसिकली कैप्टन मोहन सिंह ने रेस किया था जापानीज अथॉरिटीज को ये बोलकर कि इसका इस्तेमाल हम करेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश टू लिबरेट इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। और इस समय आप देखेंगे जापानीज हु वर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, दे वर सपोर्टिंग ऑल एंटी ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशंस। INA बेसिकली बनी हुई थी उन इंडियंस से जो जापानीज कंट्रोल में थे एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर, क्योंकि हम देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया में when the British and the Japanese were fighting each other, the British started losing the ground and they started retreating। और इसी सिचुएशन में आप देखोगे जापानीज जो है उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश आर्मी के मेंबर्स को कैप्चर कर लिया एंड दे वर बीइंग हेल्ड एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जिसमें काफी सारे इंडियंस भी थे। तो इसको हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे अगर हम रासबिहारी बोस के रोल की बात करें तो आप देखेंगे इनके द्वारा जापान में अर्ली 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की फाउंडेशन को रखा गया था। जब उन्हें INA के बारे में पता चला तो वे भी बैंकॉक पहुंचे और यहां पर जापानीज अथॉरिटीज को राजी कर लिया INA के फॉर्मेशन के लिए। एंड इसी के चलते सितंबर 1942 में INA की फाउंडेशन को रखा गया एंड इसका कंट्रोल दिया गया कैप्टन मोहन सिंह को। INA और IIL, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जापान, दोनों के ही प्रेसिडेंट थे इस समय रासबिहारी बोस। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि रासबिहारी बोस, द रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट हु इज ऑल्सो लिंक्ड विद द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1912 एंड द गदराइट मूवमेंट। गदराइट्स ने जो प्लान किया था कि 21 फेब 1915 को हम नॉर्थ वेस्ट में जो सेलेक्टेड गैरिसन्स हैं उनमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक म्यूटिनी को जन्म देंगे, वे इसका हिस्सा थे। बट देन द प्लान वाज लीक्ड एंड सो रासबिहारी बोस जापान भाग गए थे। उसके बाद वे जापान में सेटल हो गए एंड देन हम उनके बारे में एक बार वापस से सुनते हैं ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन द फाउंडेशन ऑफ INA वाज बीइंग लेड डाउन। जब जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस जापानीज अथॉरिटी से बातचीत करके सिंगापुर पहुंचे एंड जापानीज अथॉरिटीज चाहते थे कि INA का कंट्रोल दे दिया जाए सुभाष चंद्र बोस को, तो आप देखेंगे रासबिहारी बोस ने जो भी नेटवर्क प्रिपेयर किया था उन्होंने उसी के साथ साथ में IIL एंड INA दोनों का ही चार्ज सुभाष चंद्र बोस को दे दिया एंड वे इसके प्रेसिडेंट बन गए। सुभाष चंद्र बोस ने आगे चल के 21 अक्टूबर 1943 को प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट की फाउंडेशन को रखा विद द हेडक्वार्टर्स इन सिंगापुर। लेटर ऑन हम देखते हैं 1944 में दी हेडक्वार्टर्स वर शिफ्टेड टू रंगून इन बर्मा। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर नोट करना है। तो इससे बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। एज फार एज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंसर्न, आप देखेंगे INA के जो फाइटिंग ब्रिगेड्स हैं, देयर वर 4 फाइटिंग ब्रिगेड्स जिनका नाम रखा गया था गांधी जी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस के पीछे। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड जो है इसको मिस कर देते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे देयर वाज आल्सो अ विमेन ब्रिगेड व्हिच वाज नेम्ड आफ्टर रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड द रेजिमेंट वाज रानी झांसी रेजिमेंट। कैप्टन लक्ष्मी सहगल वाज इन चार्ज ऑफ दिस झांसी रेजिमेंट। तो ये इस बेसिस पे कह सकते हैं करेक्ट स्टेटमेंट है। जहां तक स्लोगन्स की बात है, जय हिंद, दिल्ली चलो, आप देखेंगे स्लोगन्स जो हैं इंक्लूडिंग तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दीज वर गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। सो as far as the slogan give me blood I will give you freedom is concerned, this was given by Subhash Chandra Bose in Singapore. The slogan of Jai Hind was given by him from the Free India Center in Germany and Delhi Chalo was given by him in Burma in January 1944.
तो इन सभी को आपको यहाँ पे नोट करना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन में आप देखेंगे मैचे विद बी टाइप का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में कुछ एक्ट्स हैं एंड लिस्ट 2 में प्रोविजंस, रेगुलेशंस, चार्टर्स एंड एक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। लिस्ट 1 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ये मेंशन्ड है। लिस्ट 2 के प्रोविजंस को अगर हम देखें तो यहां पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम, कंप्लीट इंपीरियल कंट्रोल बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। थर्ड में लिखा है इंक्लूजन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द इंपीरियल लेजिस्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। आपको करेक्टली मैच करना है, बताना है दिए गए कोड्स में से कौन सा कोड लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से करेक्टली मैच करता है। सो एज फार एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 इज कंसर्न्ड, आपको पता है इसके बाद में द कंट्रोल ऑफ इंडियन अफेयर्स वाज गिवन टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड हिज 15 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल विच यूज्ड टू सिट इन लंडन, है ना, ये ध्यान रखना है। एंड एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, वाइसरॉय वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन इन इंडिया। सो ए का 2 होना चाहिए, राइट, दोनों केसेस में। अब ये बात तो आप सभी को पता होगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 या जो मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909, उसके वाया मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए। पहली कम्युनिटी जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए, देन they were extended to other communities also via the government of India Act of 1919 and the government of India Act of 1935। तो आप देखेंगे सी का 4, अब यहाँ पे तो बहुत क्लियर है, सी का 4 तो केवल ए ऑप्शन में है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के वाया आपको ध्यान होगा इंपीरियल लेजिस्लेचर, जिसको चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इसमें पहली बार नॉन ऑफिशियल्स के लिए पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी को ओपन किया गया। क्या लिखा हुआ था कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 to 12 एडिशनल मेंबर्स होंगे एंड इन एडिशनल मेंबर्स में से एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स विल बी नॉन ऑफिशियल्स, ये आपको ध्यान रखना है। सो पहली बार नॉन ऑफिशियल्स को इंपीरियल लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेशन का मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली वाया द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। एंड इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, तो इसके वाया पहली बार द बाई कैमरल लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर। हमें इन सबको यहाँ पर देख सकते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 2 3 4 1 दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश इंडिया। 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वे करेक्ट हैं। पहले में क्या लिखा है, सिविल सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1854 फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ लॉर्ड मैकॉलेस रिपोर्ट। अब देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इस स्टेटमेंट को देखें, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में कहा गया था कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द रिक्रूटमेंट टू द इंडियन सिविल सर्विसेज will be via an open merit-based competitive system rather than the patronage system which was in existence since Cornwallis time period। एंड इसी के तहत आप देखेंगे 1854 में मैकॉले कमेटी या इंडियन सिविल सर्विसेज कमेटी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। एंड इस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आप देखेंगे 1854 में लंदन में एक इंडियन सिविल सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया एंड 1855 में पहली बार सिविल सर्विसेज एग्जाम ऑर्गेनाइज की गई लंदन में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी मच करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इट टॉक्स अबाउट दी अचिशन कमीशन ऑफ 1886-1887। आपको पता होगा कि कांग्रेस की इनिशियल डिमांड्स में से एक डिमांड थी मोर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियंस शुड बी गिवन फेयर representation in the Indian civil services and the exam should be simultaneously held in London as well as India. The maximum age for appearing in the civil services should be again raised to 23 as was recommended by the Macaulay committee. प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा था, है ना, स्पेशली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो फिर आप देखेंगे अचिशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया एंड अचिशन कमीशन जो 1886 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इसकी रिपोर्ट आई 1887 में। इसके द्वारा कहा गया दो जो साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन की डिमांड थी कि लंदन में और इंडिया में एक साथ एग्जाम हो, उसको नहीं माना गया, बट कहा गया कि जो मैक्सिमम एज है फॉर अपेयरिंग इन द सिविल सर्विसेज इट वाज, है ना, इट शुड बी रेज टू 23 विच यूज टू बी द केस आफ्टर द मैकॉले कमिटी रिपोर्ट। तो यही कहा गया कि वापस से 23 साल कर दी जाए मैक्सिमम एज फॉर अपेयरिंग इन द सिविल सर्विसेज।
और साथ में ये भी कहा गया कि ये जो कवेनेंटेड एंड अनकवेनेंटेड सिविल सर्विसेज हैं, हायर एंड लोअर सिविल सर्विसेज, इसको आप खत्म कीजिए और इसके जगह पे 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया गया, इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड दी सबऑर्डिनेट सर्विसेज। सो आप देखेंगे कि द अचेशन कमीशन टॉक्ड अबाउट एबॉलिशमेंट ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, कवेनेंटेड वर्सेस अनकवेनेंटेड। दिस इज फॉल्स। जहां जहां सेकंड है आप कट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी। स्टेटमेंट 3 को देख लेते हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम बिगेन टू बी हेल्ड इन इंडिया ओनली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। सो मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, एंड इट केम इनटू इफेक्ट इन 1921। तो इसे नोट कीजिए। सो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड एंड उसके बाद ही मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए हैं, एंड इट केम इनटू इफेक्ट ओनली 1921, and the Indian civil services was simultaneously held in London and India for the first time in 1922, जब लंदन के साथ साथ आप देखेंगे इलाहाबाद में और उसके बाद आप देखेंगे दिल्ली में भी एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया। तो ये हमें यहाँ पे नोट करना है कि स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। तो द करेक्ट आंसर इज बी। नाउ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इट इज पर्टेनिंग टू वंदे मातरम। सो वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसके रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमसे पूछा है बताइए कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वे करेक्ट हैं। सो रिसेंटली वी सेलिब्रेटेड 150 ईयर्स ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ वंदे मातरम, तो काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी दिस। लिखा है कि वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा कंपोज किया गया और ये पहली बार हमें उनकी नॉवेल आनंद मठ में देखने के लिए मिला। नाउ आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ना, इस क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज करेक्ट, बट जो सेकेंड पार्ट है दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि हम देखते हैं वंदे मातरम वॉज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और बंकिम चंद्र चटर्जी एंड इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन अ जर्नल, अ बंगाली जर्नल, बंग दर्शन। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंग दर्शन ये जो जर्नल है इसके फाउंडिंग एडिटर थे। सो इट वॉज नॉट है ना फर्स्ट पब्लिश्ड इन आनंद मठ, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन बंग दर्शन, ए बंगाली जर्नल, इन 1875। इसे हमें नोट करना चाहिए। एंड देन आप देखेंगे 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ नॉवेल आई जिसका बैकग्राउंड था द सन्यासी रिवोल्ट, एंड इसमें आप देखेंगे आपको वंदे मातरम सॉन्ग देखने के लिए मिलेगा, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इट अपीयर्ड इन द बंग दर्शन जर्नल, और इसीलिए आप देखेंगे स्टेटमेंट 1 जो है दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है कि जो ओरिजिनल सॉन्ग है उसमें 6 स्टांजाज थे, बट हमने अपने नेशनल सॉन्ग के रूप में केवल जो 2 स्टांजाज हैं उनको अडॉप्ट किया था। तो वाकई में वंदे मातरम जो ओरिजिनल सॉन्ग है उसमें 6 स्टांजाज थे, लेकिन फिर आप देखेंगे अक्टूबर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग हुई और उसमें जो डिस्कशंस हुए उसके बेसिस पे डिसाइड किया गया, क्योंकि इसके जो फर्स्ट स्टांजाज हैं वो सेक्युलर हैं जिससे किसी भी कम्युनिटी को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे केवल जो 2 स्टांजाज हैं उनको अपने नेशनल सॉन्ग के रूप में अडॉप्ट करते हैं। एंड 24 जनवरी 1950 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट है ना असेंबली के द्वारा जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया उसमें भी हमने नेशनल सॉन्ग के रूप में इन 2 स्टांजाज को ही अडॉप्ट किया था। The musical tune to the Vande Mataram was given by Rabindranath Tagore. This is very much correct. In fact, Rabindranath Tagore was the first one to publicly recite it during the 1896 Indian National Congress session in Calcutta, which was presided by Rahmatullah Sayani. So ये तो बिल्कुल सही है, true, true. The Constitution of India explicitly declares Vande Mataram as the national song under Article 51A. आपको पता है Article 51A is fundamental duties. एंड इसके 51A सब क्लॉज ए में हमें नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल आइडियल्स का मेंशन मिलता है, बट इट डज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन द नेशनल सॉन्ग। नेशनल ऑनर्स एक्ट में भी आप देखेंगे नेशनल सॉन्ग हैज नॉट बीन मेंशन्ड। सो दो वंदे मातरम को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, दिस इज बेसिकली अ सिंबल ऑफ आवर यूनिटी, आवर इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना, आवर फ्रीडम, बट स्टिल वंदे मातरम का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है इट इज नॉट सेम एज दैट ऑफ द नेशनल एंथम जन गण मन। सो दिस इज फॉल्स, यानी कि केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड, और हमारा आंसर हुआ ओनली 2। बताइएगा आप में से कितने लोगों का ये क्वेश्चन जो है ये सही हुआ है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने,
यहाँ पर कहा गया है कि विजयनगर एम्पायर के कुछ रूलर्स हैं, देवराय वन, कृष्णदेवराय, अच्युत देवराय एंड हरिहर सेकंड। इनमें से किसके द्वारा नागलपुरम टाउनशिप की फाउंडेशन को रखा गया था? एंड दिस टाउनशिप वाज बेसिकली नेम्ड आफ्टर हिज मदर। नाउ ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। द करेक्ट आंसर इज Maharaja Krishnadev Rai, the greatest of the rulers of Vijayanagar Empire, who belonged to the Tuluva dynasty, and his reigning period was from 1509 to 1529. ध्यान रखिएगा, इसी समय जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद हिंदुस्तान में मुगल पावर की फाउंडेशन को रखा था। एंड महाराजा कृष्णदेव राय के द्वारा अपनी मदर नागला देवी के पीछे नागलपुरम इस टाउनशिप की फाउंडेशन को रखा गया, जो विजयनगर या हम्पी सिटी से कुछ दूरी पर ही लोकेटेड थी। तो इस तरीके से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कृष्णदेव राय को हम आंध्र भोज के नाम से जानते हैं, ऐसा क्यों? यहाँ पे किन भोज की बात हो रही है, मिहिर भोज की या भोज परमार की? और इसी के साथ उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे कि अमुक्तमाल्यदा, इट इज़ अ बुक ऑन स्टेट क्राफ्ट पॉलिटी, उसमें हमें अंडाल और उनका श्री रंगनाथ स्वामी जो हैं उनके साथ विवाह, उसका भी जिक्र मिलता है। बट दिस बुक इन जनरल इज वेरी सेक्युलर इन नेचर। इसी के साथ उनके कुछ इंपॉर्टेंट संस्कृत वर्क्स हैं, उषा परिणयम, जामवती कल्याणम। बाय द वे अमुक्तमाल्यदा इज इन तेलुगु, नोट कीजिएगा। उनके अष्ट दिग्गज, उनका नाम जो है उसको आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड यस, अ जेंटल रिमाइंडर रिगार्डिंग दी बैच 2 ऑफ रैपिड रिविजन राउंड फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। आपको अपना स्कोर बताना है। आज का सेशन अगर पसंद आया, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।